हेलो फ्रेंड, आप सभी का इग्नू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आज इग्नू का एमपीए 11 लेकर आई हूँ, राज्य का स्वरूप। तो आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पे। आइए हम देखते हैं कि किस किस टॉपिक को हम आज चर्चा में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य के अर्थ क्या होते हैं, राज्य का परिभाषा क्या होता है, राज्य का आवश्यक तत्व क्या होते हैं, राज्य के क्या क्या स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य हैं, जैसे कि उदारवादी, मार्क्सवादी, नव उदारवादी, ये सब पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र में राज्य का शास्त्र है। जो राजनीति है उसमें बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य का ही शास्त्र है राजनीति। यूनानी लेखकों का मत अनुसार राज्य स्वाभाविक तथा आवश्यक दोनों है। मतलब इसमें बताया गया है कि राज्य जो है स्वाभाविक तथा आवश्यक दोनों ही है। अरस्तु के अनुसार कथन है कि परिवार की वृद्धि होने से गांव बनता है, और जब कोई गांव मिल जाता है तो नगर या राज्य बनता है। मतलब जो अरस्तु थे वो बता रहे, मतलब उनके अनुसार से बताया गया है कि जो राज्य है उसको मतलब पहले एक परिवार होता है, परिवार से फिर धीरे धीरे कई सारे परिवार बन के एक गांव के उभर कर आता है। और जब पूरी मतलब एक गांव बन जाता है तो उसके बगल मतलब आसपास कई सारे गांव बस जाते हैं, और कई सारे जब गांव बस जाते हैं तो वो एक नगर या राज्य बनकर उभरता है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य ऐसे है। अब देखेंगे कि राज्य के अर्थ हैं। अंग्रेजी शब्द राज्य स्टेट का हिंदी अनुवाद है। प्राचीन समय में यूनान के दार्शनिक राज्य के पोलिस और प्राचीन रोमन दार्शनिक शब्द का प्रयोग करते थे। इन दोनों शब्दों का आशय उन समय नगर के राज्य से था, लेकिन वर्तमान में राज्य की आशय राष्ट्रीय राज्य से लिया जाता है। मतलब पहले क्या था कि पहले ना आदमी ना जो राज्य को था वो प्राचीन रोमन दार्शनिक मानते थे। और क्या कहते हैं, साथ ही साथ वो लोग पर अब क्या है कि अब इसको राज्य को अब एक राष्ट्रीय राज्य मान लिया गया है कि नहीं, राज्य तो होना कंपलसरी है, राष्ट्रीय राज्य मान लिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राज्य की परिभाषा। प्लेटो ने राज्य की एक ऐसी समुदाय बतलाया है जिसमें मनुष्य के प्रतिभाओं को निखारने का समर्थन मार्ग मिलता है। मतलब उन्होंने बताया है कि मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने में इसका बहुत ही ज्यादा सहयोग मार्ग मिला है उनके कहने के अनुसार। फिर सीसरो के अनुसार राज्य की संख्या समाज का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकार और पारस्परिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। बंगरस के अनुसार राज्य मनुष्य जाति का एक निश्चित अंश है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। तो ये था कुछ विचारकों का था कि वो लोग राज्य के बारे में क्या क्या बताएं। अब हम देखेंगे राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले मतलब राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पहला जनसंख्या। राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा किसी भी राज्य का कल्पना नहीं किया जा सकता जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। इसलिए एक राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या हो। जैसा कि हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि बताया गया कि जनसंख्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए हम किसी राज्य को बना ही लिए पर वहाँ पे कोई इंसान रहता ही नहीं, तो फिर वो राज्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए कहीं भी राज्य बनता है तो उसके साथ वहाँ पर जनसंख्या को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। जहाँ पे राज्य होगा वहाँ जनसंख्या होगा ही, तभी वो राज्य बनेगा। दूसरा है भूभाग। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व भूखंड बताया जाता है। राज्य के अंतर्गत आने वाली भूमि प्रदेश भूखंड बताया जाता है। राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि प्रदेश भूखंड कहलाता है। इस भूभाग के अंतर्गत भूमि प्रदेश के जल क्षेत्र जैसे झील, नदी आदि आते हैं तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाली वायुमंडल विभाग में आता है। मतलब बताया गया है कि मतलब किसी भी राज्य को बनाने से पहले उसका भूभाग होना आवश्यक है। मान लीजिए हमें पता नहीं रहेगा कि ये राज्य कहाँ से कहाँ तक है, तो हम किसी भी राज्य में जाके बोल दे कि नहीं अभी तो मैं क्या कहता है बिहार में नहीं, अभी तो मैं कहीं और हूँ, और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस राज्य में रहते हैं। इसलिए एक निश्चित भूभाग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि तीसरा है सरकार या शासन। तो राज्य के लिए आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग पर रहने वाले जनसंख्या राजनीतिक रूप से संगठित हो अथवा उसकी एक सरकार हो। मतलब क्या है कि इसमें बताया गया कि सरकार और शासन, मतलब मान लीजिए राज्य बन गया, हमको भूमि मिल गया, हम राज्य बना दिए, पर उसको चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। इसलिए हमें सरकार की बहुत ज्यादा ही आवश्यक पड़ती है कि मान लीजिए वहाँ पे कई अलग अलग धर्म होते हैं एक राज्य में, तो मतलब कोई मान लीजिए शासन नहीं रहेगा तो कोई सब अपना अपना मर्जी का काम करेगा। इसलिए वहाँ पे सरकार या शासन का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और फिर है चौथा है सर्वप्रभुता। सर्वप्रभुता राज्य के सर्वोत्तम महत्वपूर्ण तत्व है। सर्वप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के आंतरिक बातों को स्वतंत्र और उसकी स्वामित्व संस्था उसके अधीन हो। मतलब सर्वप्रभुता का मतलब है कि क्या कहता है, वहाँ के जो भी इंसान है उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो अपनी समस्या मतलब संस्था में अपने बात को रख सके, क्या कर सके।
अगर मान लीजिए राज्य बन गया, सरकार चल रहा है, भूभाग है, सब कुछ है, पर वहाँ पे स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर क्या कोई वैसे राज्य में रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे सर्वभौमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे राज्य के आवश्यकता। तो अब हम देखेंगे राज्य के स्वरूप। तो राज्य के स्वरूप का परिभाषित करने की बात करते हैं तो कई तरह की कल्पना व अनुमान लगाते हैं कि सही मायने में वो राज्य कैसा, और जो कि निम्नलिखित है। मतलब हम जब भी मतलब किसी राज्य के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो राज्य कैसा होगा, वहाँ का क्या तरीके होंगे। मतलब हम किसी भी राज्य में जाते हैं तो हम पहले सोचते हैं ना कि हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, या फिर वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा है, वहाँ पे मतलब फ्रीडम है कि क्या है, मतलब सब कुछ किसी को भी कल्पना करता है। तो उसी टाइप से राज्य के स्वरूप में ये बताया गया है। सबसे पहले संस्था ढांचा किस प्रकार है, तो मतलब वहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह का मतलब मतलब उदारवादी है कि मार्क्सवादी है कि नॉन उदार, मतलब ये सब बताया जाता है कि वहाँ का संस्था कैसे है, मतलब आदमी को स्वतंत्रता देता है कि उसको मतलब दबा कर रखता है। हाँ, तो ये सब है, मतलब संस्था का ढांचा किस प्रकार है इसमें हम देखते हैं। और फिर है राज्य सतह में चलने वाले किस तरह का है, मतलब जो राज्य है मतलब वही है जैसे ढांचा कैसा है, उसी में ये भी आ जाता है कि राज्य की सत्ता को चलाने वाला मतलब जो नेता है वो किस टाइप का है। इसमें ये बताया कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या कहता है, मान लीजिए वो अमीर अमीर वर्ग का है, जो वहाँ का शासन व्यवस्था है वो अमीर का है और वो अमीरों को ही हेल्प कर रहा है, गरीबों को देख ही नहीं रहा, तो गरीब दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी राज्य में मतलब ऐसा राज्य में राज्य सत्ता होना चाहिए कि जहाँ पे सबको इक्वलिटी दे, ना कि किसी में भेदभाव करे। तो हम सबसे पहले एक राज्य में ये भी देखते हैं, या फिर हम मतलब राज्य में ये भी देखते हैं कि वहाँ के जाति, धर्म, समूह, राजनीति किस टाइप का है। मतलब वहाँ पे कोई मतलब मान लीजिए कि जैसे चुनाव हुआ तो ये नहीं ना होता है कि मतलब क्या होता है कि जो मतलब अपने धर्म कोई आदमी को वोट देने लगा, तो इससे क्या होगा, राज्य में सही से नीति नहीं बन पाएगा। मान लीजिए गलती से हाँ कोई गलत इंसान आ गया राजनीति में और फिर वो राज्य के मतलब सारे ही काम को अलट पलट कर देगा। तो इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जिस भी मतलब अपने राज्य से मतलब राज्य सत्ता को जो चुनते हैं वो एक अच्छा मतलब कार्य करने वाला इंसान होना चाहिए। और फिर जाके फिर हम इसमें राज्य के स्वरूप में ये भी देखते हैं कि वहाँ का अर्थव्यवस्था का विकास के लिए राज्य ने कौन कौन से प्रणाली चुनी है। जैसे कि कई सारे राज्य के में क्या कहता है उदार अर्थव्यवस्था होता है, कहीं कहीं जगह समाजवादी उदारवादी मतलब समाजवादी तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है, कहीं मिश्र अर्थव्यवस्था होता है। तो मतलब सब कुछ मतलब राज्य के स्वरूप में हमें ये सब चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि मतलब किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकें, हम उसको देखने का हमारा नजरिया कैसा, मतलब हम उसको कैसे उसके बारे में पूरी तरह से जान सकें। तो इसमें राज्य के स्वरूप में हमें यही बताया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि राज्य के उदारवादी क्या होते हैं। तो राज्य के उदारवादी का मानने वाले लोगों की व्यक्ति के विवेकशील प्रणाली है। इसका विवेक उसे यह बताता है कि खुद उसका और समाज के हित किसी भी बात में है, इसलिए व्यक्ति के बिना किसी भी रुकावट के अपने भाग्य पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मतलब उदारवादी जो विचारधारा है वो ये सोचता है कि जो मतलब जो व्यक्ति है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, उसको कोई भी रोक रुकावट नहीं होना चाहिए, उसके वो अपने भाग्य का निर्णय वो खुद कर सके, ना कि किसी और से कोई और उसके बारे में उस पर दबाव बनाए। तो उदारवादी का अर्थ होता है एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके मान की महत्ताओं की रक्षा करें। मतलब मैंने जैसा बताया कि उसको पूरी तरह से फ्रीडम होना चाहिए, वो अपना आर्थिक, सामाजिक या वातावरण में व्यक्ति को पूरा ही स्वतंत्र देना चाहिए। ये उदारवादी का विचार है। अब हम ये भी देखेंगे कि उदारवादी क्या होता है। हाँ, तो भारत में उदारवादी का क्या मतलब, हम भारत को पहले देख लेते हैं कि भारत में उदारवादी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसद लोकतंत्र। संसद लोकतंत्र में मतलब भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है तथा भारत ने संसद का स्वरूप ब्रिटेन के लिए से लिया है। इसका यह है कि कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायित्व है और उनकी सत्ता जब तक रूढ़ी रहती है, जब तक उसे बहुमत का समर्थन मिले। संसद के सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं और वहाँ की सत्ता उधार रहती है, और क्योंकि वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा 1989 को चुनाव से लेकर कई 2014 तक चुनाव के किसी भी पार्टी में बहुमत नहीं मिला। इसका कारण सत्ता का संकट मंडराता रहा था, यह गिर ना जाए। मतलब क्या है कि इसमें बताया गया कि जो मतलब जो इसमें जो व्यक्ति है वो अपने अपने पसंद से अपनी बहुमत के द्वारा वो मतलब संसद के जो सदस्य है उसको चुन सकता है कि हाँ हमारे राज्य को कौन संभालेगा। इसमें मतलब उदारवादी में यही बताया कि पूरी तरह से फ्रीडम होता है कि आप जिसको चाहते हो उसको वोट दे सकते हो, उसको चुन सकते हो, उसको अपना राज्य को चलाने का बहुमत प्रदान कर सकते हो। इसमें ये मतलब यही बताता है कि इसमें मतलब उदारवादी में सीधा आप ये सोचते हैं कि वो स्वतंत्र मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। जैसा हम नीचे देखेंगे सेकंड, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और न्याय संक्रियता।
हाँ, तो भारत में न्याय न्याय को स्थापित करने के लिए एक प्रत्यक्ष व्यक्ति को न्याय मिले, जिसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है तथा भारत में न्यायपालिका को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब उदारवादी कहता है कि मतलब जो भी व्यक्ति है उसको पूरी तरह से संस्था मिले, मतलब स्वतंत्रता मिले, इसलिए मतलब हमारा न्यायपालिका बनाया गया है और न्यायपालिका मतलब पूरी तरह से व्यक्ति की रक्षा करती है। तो आइए हम देखते हैं कि न्यायपालिका का 4 जो विभाजित किया गया है वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है। उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे वाले होते हैं। फिर जिला न्यायालय होता है, फिर अधन स्थल न्यायालय होता है। तो ये हमारे 4 मतलब न्यायालय हैं। और फिर इसमें देखेंगे कि हम अमेरिका की तरह भारत की केंद्र और राज्य की अलग-अलग अदालतें नहीं हैं। भारत में सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। मतलब अमेरिका में क्या है ना कि अलग-अलग वहाँ पे देखा गया कि अलग-अलग अदालत है, पर यहाँ पे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एक ही मतलब सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे ही सबका अधीन होता है। न्यायालय संक्रियता, जब हम न्यायपालिका का कार्य में जब तेजी आती है तथा वो एक संस्था की तरह कार्य करने लगता है तो उसे ही न्याय संक्रियता कहते हैं। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि न्यायालय का क्या क्या कार्य होते हैं। और फिर न्यायालय की कई बार संसद के द्वारा बनाए गए नियमों और अवैध रूप से हो रहा है कार्य को रोक लगाती है तथा जनता के लिए समय समय में अपने फैसले सुनाकर एक उदारवादी राज्य होने का लक्ष्य देती है। मतलब ये है कि क्या कहता है, मतलब व्यक्ति को मतलब सूचना दे, मतलब जनता के बारे में समय समय में अपना फैसला सुनाती रहती है कि हाँ अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, राज्य में ये चीज़ सही होगा, ये चीज़ मतलब अपने मतलब उदारवादी राज्य होने का पूरा ही लक्षण देती रहती है। मतलब व्यक्ति को बता देती है कि आपको यहाँ पे इतना जॉब मिलेगा, इतना स्वतंत्रता मिलेगा, ये मतलब सब कुछ बताती रहती है। और फिर केंद्रीय संघवाद, संघवाद जिसका अर्थ होता है दो सतर पर शासन का होना, एक तो केंद्र और दूसरा केंद्र सतर और दूसरा है राज्य सतर। भारत में केंद्र सरकार के सदस्य को जनता के द्वारा चुना जाता है और राज्य सरकार के सदस्य को जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो मतलब जैसा हम देख सकते हैं इसमें कि और केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यह देश की अखंडता और बनी रहे इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को मनचाहे नियमों पर फैसले लेने के लिए रोकती है। इसके कारण ही दोनों के बीच में कई बार मतभेद भी होता है तथा इन मतभेदों के दूर करने के लिए 3 सूची बनाई गई है। मतलब इसमें ये बताया है कि जो केंद्र है उसके लिए हम जनता चुनते हैं कि हाँ हमारे केंद्र में ये बैठेंगे, और पर जो मतलब जो केंद्र है वो हमारे लिए जो मतलब चुनता है, राज्य के लिए जो चुनता है कि हाँ इस राज्य को मतलब ये मतलब केंद्र सरकार चुनता है राज्य सरकार के। और यही कारण है कि क्या कहता है, मतलब केंद्र देखता है कि क्या कहता है कहीं मतलब उनके क्या मतलब सरकार राज्य को मनचाहे नियम मतलब कोई भी नियम लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक केंद्र में उस बात को नहीं रखा गया और केंद्र नहीं मानेगा तब तक राज्य में वो परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसमें 3 सूचियां बनाएंगे। तो पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समर्थ सूची। तो आइए हम तीनों को चर्चा करते हैं। तो सूची इसमें इसके अलावा कई बार वित्तीय और प्रशासन के लिए दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। उधार उद्योग नीति भारत 4 अब हम देखेंगे उधार औद्योगिक नीति। उधार औद्योगिक नीति लगभग 4 दशकों से भारत उद्योग में कई प्रकार की प्रशासनिक और कानून नियंत्रण लागू रहे हैं, लेकिन उद्योग पर परिवेश बदलते ही हुई यह महसूस किया गया है कि 1991 में कई औद्योगिक नीति में रक्षित है। उद्योग के प्रति प्रगति को बनाए रखना, निर्यात और प्रोत्साहन करना तथा विदेशी तकनीकी अपने देश में लाना 1995 में औद्योगिक नीति की ओर ज़्यादा उदार बनाया गया था। भारतीय उद्योग के उदार बनाया गया था। भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश को 40% से बढ़कर 51% कर दिया गया था। मतलब उदारवाद में बताया गया है कि उसको मतलब औद्योगिक मतलब विकास के बारे में भी मतलब कैसे कैसे विकास किया जाता है ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि राज्य में मार्क्सवादी पॉल मार्क्स के और इंग्लिश मार्क्सवादी अवधारणा के जनक माना जाता है। मार्क्सवादियों का मानना है कि सरकार सिर्फ शक्तिशाली वर्ग के आधारित की ही रक्षा करता है। इसका मानना है कि राज्य में कुछ प्रतिष्ठा के पद पर होता है जिसमें नियंत्रणकारी पद कहा जाता है। राज्य में पुलिस, सैनिक, न्याय, संसद और कार्यपालिका पर समाज का प्रभावित वर्ग पर प्रभुत्व होता है। यदि हम इन सभी अधिकारों को पृष्ठभूमि को देखते हैं तो लगभग ज्यादातर लोग उच्च और मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं तथा लोगों को ये लोग अपने को एक लगभग ज्यादातर लोगों उच्च मध्यम और मध्य वर्ग से संबंध रखते हैं। मतलब जो राज्य के मार्क्सवादी का है परिप्रेक्ष्य
वो ये कहता है कि जो शासन है वो सिर्फ पुलिस या सेना या न्यायपालिका के सिर्फ संसद कार्यपालिका इन लोग के पास ही शक्ति होता है और यही लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के पास। हाँ, ये व्यक्ति का हिन करते हुए और क्या कहता है पुलिस सेना इन सबको शक्तिशाली बताता है। इस तरह के राज्य का एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एक राज्य होता है वो दूसरे वर्ग पर जो अमीर है वो गरीब पर या फिर जो शासनकर्मी है वो क्या करते हैं वर्ग दूसरे वर्ग को शोषण करते हैं तथा इसकी जो नीतियों के उच्च वर्ग के अमीर को ही फायदा पहुंचाता है और मार्क्सवादी विचारधारा भारत राज्य के स्वरूप निम्नलिखित तर्क देता है। ये क्या है ना कि ये अमीर लोग पर ज्यादा ध्यान देता है, गरीबों पे ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो नहीं देता है। तो आइए हम देखते हैं। तो पूंजीवादी का होना, भारत में पूंजीवादी राज्य का मार्क्सवादी का मानना है कि भारतीय संविधान का समाजवाद अनुरूप में असफल रहे ब्रिटिश शासन द्वारा काल के द्वारा भारत में अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी भारत शक्तिशाली पूंजीवादी पैदा हो चुका था। भारत में मिश्र अर्थव्यवस्था बावजूद भारत में निजी क्षेत्र यानी पूंजीवादी में बड़ी तेजी से विकास हुआ तथा 1963 से 1964 तक यह निश्चित आ गई कि चोटी की संख्या 1.536 कंपनियों पर नियंत्रण तथा कंपनी का मालिक अपने सैनिकों का शोषण करना है। देखा गया कि क्या कहता है इसमें किस तरह से जो ब्रिटिश लोग थे कैसे किस तरह से श्रमिक लोग पर शोषण करते थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलाते थे, ये सब बताया गया। और वैश्वीकरण में बाहरी पूंजी निवेश की बुराइयां। तो भारत ने खुले द्वार बाहरी पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए हानिकारक है। जो था ना भारत वो एक तरह से खुली बाहरी पूंजी निवेश करता था और अपनी कंपनी के लिए हानिकारक करता था। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक था। अगर मैं इससे जुड़ी और भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरे से जुड़ी हर वीडियो आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।